स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करने वाले हैं। राइट, इसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका टाइमलाइन हम देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1789 में। राइट, यानी कि कई सारे कॉज थे इस रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने के। क्या हुआ हम देखते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं कि 1789 में क्या हुआ था कि स्टेट जनरल, ये जो आप यहाँ पे 6 कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, यानी कि 6 तरह के सुधार जो है फ्रांस में देखे गए थे 1799 तक। तो इसका टाइमलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो आपका सुधार था वो 1789 स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो आपका चला था 1789 से 1901 तक, नेशनल असेंबली। फिर तीसरा आप देख लीजिए लेजिस्लेटिव चला था। चौथा नेशनल कन्वेक्शन, राइट, और पांचवा जो आपका चला था वो डायरेक्टरी था, और छठा जो था आपका नेपोलियन बिकेम हीरो ऑफ फ्रांस, यानी कि यहाँ पे ये हीरो बन गया था फ्रांस का। हम आगे इसको कवर करेंगे। क्या कारण था इस रिवॉल्यूशन का? तो 2 कारण थे। एक जो आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉज आपका दिया हुआ है, और एक दूसरा जो था वो इंटेलेक्चुअल कॉज था। पहला कारण देखते हैं, इकोनॉमिक कॉज। पॉपुलेशन ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिला इस दौरान, राइट, यानी कि आप टैक्स जो था वो ज्यादा पे करना था। और फ्रांस की खास बात कि वार बहुत हुआ करते थे फ्रांस में, राइट। 50% जो नेशनल बजट का था वो आपको बोरो में, कर्ज में चला जाता, ये भी कारण, राइट। और फ्रांस में एक टाइम ऐसा आया था जब काफी ज्यादा ठंडी पड़ी थी, और उस दौरान क्रॉप फेलियर हो गया था, फूड प्राइसेस जो थी वो हाई हो गई थी, और इस तरह से ये कारण भी रहे। आगे हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पे लोग जो होते हैं भूख से मर रहे होते हैं, राइट, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और मोनार्की सिस्टम चल रहा होता है फ्रांस में। वहाँ पे राजा जो होते हैं, जैसे लुइस आप 14 को देख लीजिए, जो 1774 तक रहा था, ठीक है, यानी कि 1774 तक, राइट, लुइस 14 रहा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का एक मेन कारण था कि मोनार्की सिस्टम आपका चले आ रहा था। तो 1774 तक अगर देखें तो यहाँ पे आपको लुइस, राइट, ये 15th यानी कि 15वां लुइस 15th और आ जाते 1774 तक। तो ऐसे मोनार्की सिस्टम चलाया। फिर उसके बाद से आपका लुइस 16 बना, और उसके बाद से ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुए हैं। तो इसका मेन कारण था मोनार्की सिस्टम का, राइट। राजा जो हुआ करते थे फ्रांस में, वो अपने लग्जरियस लाइफ पे ज्यादा खर्च किया करते थे। वो पब्लिक में उनका न जाना, सोशल कॉजेज को न देखना, इसके कारण जो है फ्रांस में काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई थी, राइट, जिसकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, राइट। तो इंटेलेक्चुअल कॉज यहाँ हम देख लेते हैं कि नॉलेज का टाइम हो चुका था 1789। ये नॉलेज का युग था। यहाँ पे काफी इंटेलिजेंट लोग आना शुरू कर दिए थे। साइंस और फिलोसफी का विकास हो चुका था। बहुत सारे थिंकर, फिलोसफर भी सामने आ चुके थे। अब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है, उसका नाम, उसके राइटर जो हैं जीन जैकिस रोसियो, राइट। ये बोलते हैं कि पीपल सोवर्जिनिटी के बारे में, राइट, यानी कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए। सोवर्जिनिटी का मतलब हुआ इनके अनुसार कि लोगों के पास राइट होना चाहिए, अगर उनके पास कोई समस्या होती है तो वो अपना फैसला खुद लेंगे, राइट, उसे कोई दूसरा व्यक्ति दंडित नहीं करे। लोगों के पास इसकी राइट होनी चाहिए। अगर उनके पास कोई सी समस्या है तो उन्हें जेल में न बंद करके उन्हें फैसला लेने का जो राइट है वो पब्लिक पर छोड़ दो। तो यहाँ से ये इंटेलेक्चुअल कॉज थे। वोल्टायर जो थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनके अनुसार लोगों को बोलने की फ्रीडम होना चाहिए, लोगों को फ्रीडम देना चाहिए एक अपनी बातों को रखने का। और ये सारी बातें मोनार्की सिस्टम में नहीं थी। राजा के अगेंस्ट में आप बोलते थे तो वहां पे क्या होता था कि आपको बहुत बड़ी सजा मिलती थी, आपको गिलोटिन कर दिया जाता। इस तरह की व्यवस्था थी, राइट। मॉन्टेस्क्यू देखो, ये सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, राइट, यानी कि चर्च और स्टेट के बीच
इनका रिलेशन अलग अलग होना चाहिए, है ना, इनके बीच गैप होना चाहिए, इनका अलगाव होना चाहिए, राइट। स्टेट एक अपना काम करेगा, चर्च का जो वर्क है वो अपना करेगा, इनके बीच कोई मेल मिलाव नहीं, ये था। अब यहाँ हम देखते हैं कि टाइमलाइन है फ्रांस मोनार्क का, यहाँ पे जितने सारे राजा हुए हैं, तो लुइस 14 ये आपका 1715 तक रहा, लुइस 15 था, आप देख लो ये 1774 तक, लुइस 16 आपका रहा था 1792, राइट। उसके बाद कन्वेक्शन आपका आ गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर आप देखोगे 1799 डायरेक्टरी आ गया, राइट। उसके बाद नेपोलियन आपको 1815 वाटरलू बैटल के बाद से इनकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1824 लुइस, आप यहाँ देख सकते हैं 18, राइट, यानी कि बुर्बा डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया इस दौरान। चार्ल्स जो 10 आपका है, राइट, चार्ल्स एक्स, ये आपको आ जाते हैं 1830 तक रहते हैं। और इसके बाद से लुइस फिलिप, यानी कि 1830 के बाद लुइस फिलिप राजा बनते हैं, और इनके पास भी बहुत बड़ी समस्या रहती है, ये आपको 1848 तक रहते हैं, और यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया जाता है फ्रांस को। और 1871 आप नेपोलियन थर्ड देख सकते हैं, और उसके बाद से आप 2017 में इलेक्शन होता है फिर, और इमैनुअल मैक्रोन, राइट, यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, और इनकी जो पत्नी है, राइट, ब्रिग्रिट मैक्रोन, राइट, ये इनकी पत्नी है जो अभी के टाइम इनके साथ है, और ये इनका काफ़ी एक अच्छा रिलेशन है, ये इनसे काफ़ी एज में बड़ी हैं, और ये इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी जो थी वो इनकी एक टीचर थी, और शायद इन्होंने शादी भी इनसे की, और इनके सारे चीज़ों को अभी देखने का काम करती है। लिबरल्स देखिए, अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हम देख रहे हैं, फ्रांस में कितने ग्रुप्स थे। तो लिबरल्स जिन्हें उदारवादी कहा जाता है, ये ओपन माइंडेड हुआ करते थे, राइट, ये सोसाइटी में चेंजेज को लाना चाहते थे, राइट, और इनकी खास बात कि रिलीजन को ये समान मानते थे, राइट, धर्म से इनका कोई ये नहीं था कि एक पार्टिकुलर रिलीजन पे हम फोकस करेंगे ना, तो ये उसके अगेंस्ट नहीं थे, ये डायनेस्टी के अगेंस्ट थे कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, राइट, राजा का लड़का आएगा तो वो राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। और ये चाहते थे कि गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करे इंडिविजुअल राइट, सॉरी यहाँ प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेक्ट, राइट, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, जो व्यक्तिगत अधिकार लोगों के पास है उनकी रक्षा करे। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक इलेक्ट लोगों के द्वारा, और उसको फॉलो किया जाए, उसके अनुसार रूलिंग। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के समर्थक थे, आप ऐसे बोल सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, सबको वोटिंग राइट मिले, उसके अगेंस्ट में थे, ये नहीं चाहते थे सबको वोटिंग राइट्स मिले, राइट। फ्रांस में जिसके पास लैंड और प्रॉपर्टी थी उन्हीं को वोटिंग राइट्स था। नो वीमेन सफरेज, यहाँ पे ये नहीं चाहते थे कि लेडीजों को वोटिंग राइट्स मिले, इसके अगेंस्ट में थे। आगे हम देखते हैं रेडिकल्स क्या थे। रेडिकल्स जो लोग होते हैं उन्हें उग्रवादी कहते हैं। ये मेजोरिटी की गवर्नमेंट चाहते थे, ऐसी सरकार जिसमें एक कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा संख्या, राइट, और लोग जिसको चुने, है ना, मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसे चाहते थे। और ये सपोर्ट करते थे वीमेन सफरेज, यानी कि औरतों की जो वोटिंग राइट है, लेडीज वोटिंग राइट, उनके समर्थक ये थे। और फिर आगे हम देख लेते हैं कि लैंड लॉर्ड, जो जमींदार होते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, राइट, औद्योगिकरण, राइट, इनका ये अपोज करते थे, इनका विरोध करते थे। कारण क्या होता है कि इनके अनुसार जो आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के पास रहता है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। प्रॉपर्टी का राइट सबके पास होना चाहिए, प्रॉपर्टी सबको डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग ये था, इनका माइंडसेट ऐसा था। फिर अब कंजर्वेटिव को देख लेते हैं, ये परंपरावादी, ये रेडिकल और लिबरल्स के अगेंस्ट में थे, यानी कि जो रेडिकल और लिबरल्स चाहते थे उनके अगेंस्ट में थे, और फ्रांस रिवॉल्यूशन से सहमत थे ये, राइट। ये समझते थे कि हम चेंज जो होता है सोसाइटी में, जो चेंजेज होता है, राइट, उसे हम काफ़ी लंबे समय तक रोक नहीं सकते, चेंजेज को हम होल्ड नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते, तो चेंजेज आते हैं एक समय के अनुसार, बदलाव आता ही है।
राइट। अब चेंज शुड कम स्लोली स्लोली रिस्पेक्टिंग पास्ट ट्रेडिशन, यानी कि चेंज आना चाहिए लेकिन जो हमारा पास्ट ट्रेडिशन है, राइट, जो जिस परंपरा को हम फॉलो करते आ रहे हैं उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका हमें ख्याल रखते हुए चेंजेस को लाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरे ट्रेडिशन को हम खत्म कर दें और पूरे से एकदम नया से एक ट्रेडिशन डेवलप कर दें, राइट। चेंजेस लाएं, स्लोली स्लोली लाएं और पास्ट ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए। अब स्टेट जनरल आप देख सकते हैं, स्टेट जनरल का होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, राइट, जिसमें सारे स्टेट्स के लोग जाते हैं, अपने मेंबर्स को भेजा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लासेस ऑफ फ्रांस या स्टेट ऑफ फ्रांस, राइट, जो फ्रांस के वर्ग थे वो उनके कितने कैटेगरी में बटे हुए थे। 3 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। एक पहला क्लर्जी है, इनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल था, राइट। लॉ और कोर्ट जो था, राइट, इनके लिए एकदम फ्री था, एग्जिम था, राइट। टैक्स वगैरह कुछ नहीं देते थे, यानी कि पूरी लग्जरियस लाइफ जीना, पूरी लैंड के ऑनर आप बोल सकते हैं, लैंड रखा करते हैं। उसके बाद से इनकी अपनी एक पैलेस हुआ करती थी, बिग पैलेस, उसमें रहा करते थे, टैक्स भी इन्हें नहीं देना होता था, एकदम रॉयल फैमिली की तरह। और ये कुछ चर्च के स्पेशल काम किया करते थे। आगे हम देख लेते हैं नोबेलिटी, राइट। ये काफी हेल्पफुल हुए थे फ्रांस रिवॉल्यूशन को ड्रॉ करने में, राइट, ड्राइव करने में, मतलब कि फ्रांस रिवॉल्यूशन को जन्म देने में इनका काफी योगदान था, राइट। यहाँ पे देखते हैं कि ये रॉयल्टी, टैक्स वगैरह से ये भी फ्री थे, राइट। और नोबिलिटी जो क्लास होती थी उसमें ये जो धनी लोग हुआ करते थे, राइट, उनको कह सकते हैं नोबिलिटी। कुलीन वर्ग इसका नाम ही होता है, कुलीन वर्ग, जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे। पीजेंट आप देख रहे हैं कि लास्ट ये आपका क्लास था, इसमें मैक्सिमम लोग हुआ करते थे, इनके पास बहुत ही कम राइट्स था, 27 मिलियन थे ये, राइट। और ये लोग ही वार में लड़ते थे क्योंकि ये काफी कम एजुकेटेड हुआ करते थे। लॉयर, डॉक्टर, पीजेंट और टीचर्स इसके अंतर्गत आते हैं। ये सारे लोग, टेलर वगैरह आप देख सकते हैं, यानी कि आर्मी वगैरह में यही से लोग जाया करते थे। अब टीथेज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं कि 1/10 ऑफ जो एनुअल प्रोडक्शन या अर्निंग जो था, राइट, वो टैक्स के रूप में आपको ले लिया जाता था चर्च और क्लर्जी के द्वारा, राइट। आप देख सकते हैं कि थर्ड जो स्टेट्स है हमारा, थर्ड, तीसरा पीजेंट, यही टैक्स पे करता था। और कौन लेता था? चर्च या क्लर्जी, राइट। देखिए, क्योंकि यहाँ पे नोबिलिटी और जो क्लर्जी है ये टैक्स देते ही नहीं, तो सबसे ज्यादा बर्डन जो था आपका थर्ड ग्रुप पे, थर्ड क्लास पे था, पीजेंट पे, राइट। तो इनके एनुअल प्रोडक्शन या अर्निंग का 1/10 इन्हें पे करना होता है। और 1794 से पहले, राइट, जो फ्रांस की करेंसी थी उसको लिब्रे कहते हैं, ये आप याद रखें कि लिब्रे, राइट। 1789 में एक टैक्स लगाया जाता था, राइट, राजा के द्वारा। वो जो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जिसे बोलते हैं, उसे टैली कहा जाता है, राइट। यानी किंग के द्वारा लोगों पे लगाया गया टैक्स, जिसे मीन्स एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष टैक्स, वो आपका टैली, ये भी आप याद रखेंगे। गिलोटिन क्या था? एक मशीन हुआ करती थी, राइट। अब ये यहाँ पे फ्रांस में ही ये डेवलप हुई थी, राइट। और ये ह्यूमन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन था, लोगों को जल्दी जल्दी मारने के लिए डेवलप किया गया था। जोसेफ इग्नेस गिलोटिन ने इसे बनाया था, इन्वेंट किया था। और पहला आदमी निकोलस जैकिस पेलिटियर, ये पहला आदमी था जिसे गिलोटिन किया गया था, राइट। आप जैकोबिन्स क्लब को देखेंगे, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका जो हेड हुआ करता है मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर, राइट, लगभग 16,000 एक दिन में लोगों को मारा करता था, गिलोटिन किया करता था। और ये भी एक टाइम आया जब इसे भी गिलोटिन कर दिया गया, राइट। तो एक मशीन हुआ करती थी फ्रीक्वेंट लोगों को मारने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल मारना टफ हुआ करता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैकोबिन क्लब देख लीजिए, ये 1789, राइट, ये प्लेस ऑफ वर्साइल,
जो आपका लुइस 16 रहा करता था वर्साइल पैलेस में, राइट। काफ़ी बड़ा पैलेस हुआ करता, 14,000 लोगों के साथ पूरी लग्जरियस लाइफ, बहुत बड़ा पैलेस, दुनिया की हर सारी फैसिलिटी उसमें हुआ करती थी। तो यहाँ पे जैकोबिन क्लब आपका बन गया, राइट। इट वॉज मेड बाई पुअर पीपल, गरीब लोगों के द्वारा बनाया गया था। वर्कर इसमें आर्टिसंस थे, और इसका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर, राइट। और आप समझ सकते हैं कि लुइस जो 16 था, और कई बार ऐसे हुआ है कि जब वो राजा था और जब विजिट पे जाता था तो मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर एक स्टूडेंट हुआ करता था, और वो जो था उसका पैर छूना, लुइस 16 का पैर टच किया करता था, क्योंकि काफी रिस्पेक्ट था। लोगों को, फ्रांस के लोगों को लगता था कि राजा जो है वो एक भगवान का भेजा हुआ, राइट, आप बोल सकते हैं कि एंजिल है, देवदूत है, जो लोगों की हेल्प करता है। तो उसी तरह से मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर को भी लगता था, काफी रिस्पेक्ट करता था लुइस 16 का, और काफी इम्प्रेस भी था। लेकिन उसे लगा कि यहाँ पे जो लुइस 16 है वो लोगों पे न ध्यान करके अपने वाइफ, अपने लग्जरियस लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, फ्रांस के लोगों से कोई मतलब नहीं है, तब जाके इसने जैकोबिन्स क्लब बना दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें ये मेंबरशिप दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, राइट, 5 लाख लगभग लोग। ड्रेस कोड क्या हुआ था, ब्लू, व्हाइट और रेड, ये तीन, राइट। यहाँ पे हम व्हाइट को हटा सकते हैं, ये स्टार्टिंग में ब्लू और रेड हुआ करते थे। व्हाइट को भी लोगों ने, जैकोबिन्स क्लब ने अपना लिया, और ये रिवॉल्यूशन के प्रतीक हुआ करते थे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेशनलिज्म इन फ्रांस। लेकिन स्टार्टिंग में जैकोबिन क्लब की जो ड्रेस कोड थी वो दो ही हुआ करती थी, ब्लू और रेड। बाद में व्हाइट को भी शामिल किया। रेड कैप मैक्सिमम लोग पहना करते थे, और नी यानी कि घुटने से नीचे तक, राइट, वो पैंट पहना करते थे। अगर इस टाइप का पैंट कोई भी पहन के जा रहा है और रेड कैप है, समझ लीजिए वो जैकोबिन क्लब का मेंबर होता है। और इस जैकोबिन क्लब के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो मैक्सिमिलियन उसे गिलोटिन कर देता था। बहुत ही खतरनाक, एक तरह से आप समझ, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की भावना इसके अंदर आई थी, राइट। और फिर लोगों ने इसे काफ़ी नापसंद भी किया, क्योंकि 16,000 पर डे लोगों को मारा करता था। अब आप देख सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी एक बन गया, पूरा क्रांतिकारी क्लब हो गया था। और रीन ऑफ टेरर आप देख सकते हैं, आतंक का एक शासन, राइट, ये आतंक का शासन एक को प्रमोट्स कर रहा था। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1794 में डिजल्व हो गया। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, पूरा जैकोबिन क्लब जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर को भी गिलोटिन कर दिया गया, ठीक। तो 1794 जैकोबिन क्लब का द एंड हो जाता है। लास्ट आप देख सकते हैं कि जैकोबिन जो ड्रेस पहना करते थे उसको हम सैन पुलोटिस कहते थे, सैन पुलोटिस कहा करते थे, राइट। तो ये उनके ड्रेस का नाम। आगे हम देखते हैं ला मार्सिले, यानी कि फ्रांस का नेशनल एंथम था ये, राइट। इसके राइटर जो थे क्लाउडी डी लिस्ले, आप याद रखेंगे, ये लिखा गया था 1792 में, राइट। ये आर्मी का वार सॉन्ग था, जो राइन आपका रिवर है, तो सैनिक जो हुआ करते थे उनके अंदर जो था एक जज्बा भर देता था, जोश भरता था। के दौरान जो था ये सोल्जर्स के द्वारा ये गीत गाए जाते थे, तो आप याद रखेंगे ला मार्सिल। आगे हम देखेंगे कि स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल, यानी कि बास्तिल का विध्वंस, यहाँ पे डेट दे रखा है 14 जुलाई 1789। टाइम था आपका 7 AM, 7 बजे सुबह का टाइम था। अब पैलेस वाज द सिटी ऑफ पेरिस, राइट। ये पेरिस में घटना हुई थी। यहाँ पे जो ये जगह था वो कैदियों का पूरा एक किला था, बास्टिल कैदियों का किला हुआ करता था। यानी कि जितने जो लोग फ्रांस में राजा के अगेंस्ट हुआ करते थे, तो लुइस 16 उसे क्या करता था, उठाता था और इस किले में बंद कर दिया था, राइट। और यहाँ पे फ्रांस के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, और यहाँ पे इसे कोई फोकस नहीं था। लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था, राइट। लोग जो थे जा रहे होते हैं
लुईस 16 के पास मांगने के लिए, वो उन्हें कुछ नहीं देता, रिजेक्ट कर देता है, खाने तक तो रोटी नहीं थी, ये था। तो लोगों का गुस्सा बढ़ा और यहाँ से आर्म्स एम्यूनिशन जो थे यहाँ पे रखे जाते थे, इस सबको जो अग्रेसिव मॉब था लूट लिया। यहाँ पे देखो, लूटना, लूटेड, रॉब्ड एवरीथिंग, इवन अ सिंगल ब्रिक, एक ईंट भी नहीं छोड़ी थी। इस किले का एक ईंट भी लोगों ने नहीं छोड़ा। कारण क्या था कि आप देख सकते हैं कि लुईस 16 वाज स्पेंडिंग अ लग्जरियस लाइफ एंड ही वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज पीपल। लोगों की ओर उसका एक तनिक भी ध्यान नहीं था, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था। तो लोगों की गुस्सा का एक बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ देखने को मिला और बास्टिल का विध्वंस यहाँ पे उसने लोगों ने कर दिया। जितने सारे कैदी थे सबको छुड़ा लिया गया, सबको बाहर कर दिया गया, सारे लोग वापस चले गए अपने अपने घर और पूरा एकदम अग्रेशन था लोगों का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1789 के पास पहला क्रांति तो हो गई, लेकिन एक नया संविधान बना। वो सेटअप हुआ आपका 5 मई 1789, ये आप याद रखेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। यहाँ पे क्या हुआ कि सारे स्टेट्स को बुलाया गया। स्टेट्स का मतलब जब बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप यानी कि क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट आप याद कर सकते हैं। ये पहला टाइम था, यानी कि 175 ईयर्स फ्रांस के इतिहास में यह कभी घटना नहीं हुई थी जब तीनों स्टेट्स एक साथ मीटिंग में आए थे। और वर्साइल जो आपका पैलेस था, राइट, जिसमें लुईस 16 रहा करता, इस महल में सारे स्टेट्स के लोग 175 साल के फ्रांस के इतिहास में पहली बार हुआ जब इस डेट में लोग इकट्ठा हो गए। एजेंडा क्या था? इम्प्रूव करना था, फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाना था। पहले स्टेट के लोग 300 थे, सेकेंड आप देख रहे हैं 300, फिर थर्ड स्टेट के 600, राइट। यानी कि थर्ड स्टेट जो आपका पीजेंट ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजेंट यहाँ से 600 लोग गए हैं और ये आपका फर्स्ट और सेकेंड यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी था। डेडलॉक ओवर वोटिंग राइट्स, राइट। अब यहाँ पे डेडलॉक लगा दिया गया वोटिंग राइट्स पे। अब इसमें क्या कारण था कि देखो, पहला यहाँ पे हुआ फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, राइट। यानी कि लुईस 16 का कहना था कि ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो है, यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, राइट, इनको आप 2 वोट गिनोगे, यहाँ पे ये 2 वोट्स हो गए, राइट। और जो थर्ड आपका स्टेट है पीजेंट, इनकी वोटिंग 1 मानी जाएगी। तो इससे क्या होता था कि फ्रांस में हमेशा लुईस 16 ही राजा बन पाता था, क्योंकि मेजोरिटी अपने आप को वही दिखा लेता था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड इनका सेपरेट वोट गिना गया तो इनका 2 हो गया, और थर्ड का जिसमें 600 लोग हैं इनका 1 ही काउंट होगा। तो मेजोरिटी यहाँ देखने को मिली, फिर राजा दोबारा वही बन जाता था। यहाँ पे थर्ड वाले ग्रुप ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिविजुअल हमें काउंट करो, मतलब कि हम 600 हैं तो हमें 600 वोट्स दो। तो यहाँ से क्या हो सकता था कि इनकी संख्या जो थी, राइट, आप देखो कि इन दोनों को मिला करके इनके बराबर हो जाती थी। तो ये एग्रीड नहीं हुआ, तो एक तरह से डेडलॉक लग गया यहाँ पे, राइट। अब थर्ड स्टेट ने क्या किया, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली में, राइट, यानी कि राष्ट्र सभा बोल सकते हैं, अपने आप को घोषित कर दिया, यानी कि 600 मेंबरों का एक नेशनल असेंबली बन गया, राइट। लुईस 16 जो था उसने लॉक कर दिया मेन हॉल, राइट, इसके लिए भाई नेशनल असेंबली, यानी कि थर्ड स्टेट को आने से मना कर दिया कि थर्ड स्टेट का कोई बंदा अंदर नहीं आएगा। आगे फिर क्या देखते हैं कि टेनिस कोर्ट में जाके ये नेशनल असेंबली यानी कि 600 जो मेंबर है वो बगल में ही, वर्साइल पैलेस के बगल में ही टेनिस कोर्ट था, वहां पे ऑथ लिया गया और टेनिस कोर्ट ऑथ उसे कहा गया था, राइट। ये आप याद रख सकते हैं। एक बंदा वहां पे आपका ऑथ दिलवाता है, सारे लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं इस टाइप का, तो ऑथिंग यहाँ पे हो जाती है नेशनल असेंबली का। तो आप देखेंगे दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया नेशनल असेंबली, राइट। इसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, जो सामंतवाद हुआ करते थे उसको खत्म कर दिया, राइट। और बोल दिया कि टैक्स सबको देना है, टैक्स सबको देना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्लास को देना है, राइट। और नोबेल्स जो थे वो
दूसरे कंट्री में चले गए, राइट, अदर कंट्री में बहुत सारे नोबेल को जो नोबेल लोग थे उनके राइट्स को छीन लिया गया और वो दूसरे देश में चले जाते हैं। और इन्हें क्या कहा गया, इन्हें इमिग्रेंट्स कहा गया, राइट, जो दूसरे देश यानी कि जो फ्रांस को छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं उन्हें इमिग्रेंट्स कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो क्लर्जी जो थे इनकी संख्या को कम कर दिया, मतलब 1/3 कर दिया गया। अगर 50 है तो उसका 1/3 कर दिया गया, यानी 16 के आसपास, राइट। 100 है तो वहाँ पे 33 के आसपास रखा गया। अब यहाँ पे पोप जो हुआ करते थे, जो चर्च का स्पेशल वर्क किया करते थे, ये लोग नाराज हो जाते हैं। अब फिर आगे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को चला। अब यानी कि जो राजतंत्र को हम जो निरंकुश राजतंत्र थी, यानी कि जो राजा होता था जो शासन अपना कर रहा है ना, बिना रोक टोक के वो कुछ भी कर रहा है, कोई भी पब्लिक इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो यहाँ से हम चेंज हो रहे हैं। अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर। एक हमारा संविधान भी होगा और एक हम राजा को भी रखेंगे। इस सिस्टम पे हम आगे बढ़ रहे थे, राइट। तो ये फ्रांस इस तरह से आगे बढ़ा। फिर आगे आप देख सकते हैं कि तीसरा आ गया लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। इसकी जो शुरुआत है वो आपका 1791। अब यहाँ पे बना दिया किंग जो था वो एक उस देश का राजा रहेगा, हेड रहेगा, राइट। अब इस सिस्टम के अंतर्गत क्या था कि 2 ग्रुप हुआ करते थे, राइट, एक जिरोंडिन्स और एक जैकोबिन्स, राइट। तो उस समय जो था वो जैकोबिन्स का बोलबाला काफी ज्यादा, ये मेजोरिटी में थे, राइट। आप देख सकते हैं ये मेजोरिटी में थे और इसी का लीडर जो था वो आपका मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर था, राइट। तो इस दौरान जो था लेजिस्लेटिव असेंबली जो 1791, लुइस 16 वो दूसरे देशों की हेल्प लेना चाहता था, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया के थे, राइट। यानी कि इसके ससुर जो थे वो भी राजा थे, वो ऑस्ट्रिया के थे, तो वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया हमारी सहायता करे, राइट। अब 1792 में क्या था कि जो ग्रुप हुआ करते थे उन्होंने लुइस की फैमिली पे अटैक कर दिया, राइट। अब यहाँ पे लुइस 16 जो था वो भागना चाहता था, लेकिन इसको लोगों ने कैप्चर कर लिया और लुइस 16 को यहाँ पे गिलोटिन कर दिया गया 1793 में, राइट। अब फर्स्ट वार ऑफ कोलिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ ब्रिटिश, राइट, ब्रिटिश, स्पेन और ऑस्ट्रिया, राइट, और दूसरे तरफ जो थे, दूसरे तरफ आप समझ सकते हैं कि फ्रांस है आपका अकेला, यानी कि ये तीनों देश आपका एक साथ मिलते हैं और फ्रांस एक सिंगल सा देश होता है, राइट। तो इसे कहा गया, मतलब कि ये 3 जो आपके कंट्री हैं तो इन्होंने एक अपना कोलिशन संगठन बना लिया, राइट। किसके अगेंस्ट में, वो फ्रांस की अगेंस्ट में। तो इसे वार ऑफ फर्स्ट कोलिशन कहा गया, क्योंकि ये सारे देश जो थे वो फ्रांस की पॉलिसी से, फ्रांस की नीति से नाखुश थे, राइट। तो ये आप याद कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे 4th नंबर पे नेशनल कन्वेक्शन आपका आ गया, राइट। इसे रीन ऑफ टेरर भी कहा गया 1792 से 1795, राइट। ये थर्ड, ये रिवॉल्यूशन के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका चौथा, लगभग 4th आप बोल सकते हैं, ये 4th आपका गवर्नमेंट सेटअप हो गया, राइट, रिवॉल्यूशन के बाद का। अब इसमें जो था वोटिंग राइट्स का जो एज है वो 21 कर दिया गया, यानी कि 21 साल कर दिया। 21 साल का कोई व्यक्ति वोट दे सकता है ना। यानी कि ऑटोक्रेसी को फिनिश कर दिया गया, यानी कि जो आपका मोनार्की सिस्टम था, है ना, उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया, राइट। और स्मॉल यूनिट्स बना दिया गया, है ना, इसमें छोटे छोटे संगठन बना दिए गए, राइट। और ये संगठन क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे, राइट। और इसे जैकोबिन्स का एक नाम दे दिया गया, मतलब जैकोबिन क्लब एक छोटा सा संगठन था, राइट, जो डिसीजन लेगा और नियंत्रण रखेगा, कंट्रोल रखेगा देश पे। और आप देखो 1793 में जैकोबिन से भी लोग उब चुके थे, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही बढ़ गई थी, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी। तो 1793 जैकोबिन क्लब जो एक छोटा सा यूनिट, यानी कि इसके बहुत सारे यूनिट फ्रांस में बना दिए गए, यह लोगों के बेटरमेंट
के ऊपर काम करेगा, उनके भलाई के ऊपर काम करेगा, राइट। तो मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर को भी यहाँ पे गिलोटिन कर दिया जाता है, आप देख सकते हैं, राइट। 50 लोग देखिए एक दिन में आपको मर रहे हैं यहाँ पे, राइट। मैरी एंथनी जो थी उसे भी गिलोटिन कर दिया, मैरी एंथनी, राइट, यानी कि लुइस 16 की पत्नी थी। अब यहाँ पे एक वार क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बोथ, यानी कि टाउन, शहर में रहने वाले लोग, आपका टाउन ड्वेलर्स, राइट, और गांव में रहने वाले लोग, यानी कि दोनों को काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। फिर आप आगे देखेंगे तो डायरेक्टरी आ गया। अब देखो इसने क्या किया, यानी कि 1794 के बाद आप देखेंगे कि 1795 से 1799 तक आपका द डायरेक्टरी रहा। इसमें ये सेटअप आपका 1795 में हो गया, ये जैकोबिन्स के अगेंस्ट में था, राइट। यानी कि इसमें मिडिल क्लास जो बीच वाला वर्ग था, नोबिलिटी, वो इफेक्टिव हो गया, वो मेन लीड में आ गया, है ना, वो प्रभावशाली हो गया। इसमें 5 डायरेक्टर था, डायरेक्टरी का मतलब इसमें 5 डायरेक्टर का ग्रुप हुआ करता था, राइट। और इसका मेन लक्ष्य था कि रोबोस्फियर, राइट, जैसे एक्सट्रीम नेशनलिस्ट को खत्म करना, है ना, ऐसा कोई यूनिट ना बन जाए जो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको खत्म करना। नेपोलियन ने क्या किया, इसका लीड, नेपोलियन ने फ्रांस की लीड की और कई देशों पे इसने विक्ट्री ली, जैसे ऑस्ट्रिया, इटली, प्रूसिया जैसे देशों को अपने अंदर लिया और उस पर जीत हासिल की, राइट। और इस डायरेक्टरी का रूल क्या था, आप देख रहे हैं, नो प्रॉपर्टी नो टू वोट, अगर संपत्ति नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। और गरीबी, इस दौरान भी आप देख रहे हैं कि फ्रांस में लगातार युद्ध, एक के बाद एक युद्ध चल रहा है, और गरीबी फिर आपको, है ना, पूरे फ्रांस में व्याप्त हो गई है। और उसके बाद से फिर आप देखिए द कंसुलेट आ गया, यानी कि 1799 के बाद आप 1804 तक आप देखेंगे नेपोलियन ने फिनिश कर दिया इस पूरे डायरेक्टरी रूल को, राइट। उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप कर दिया जिसका नाम कंसुलेट रखा गया, राइट। इसमें 3 कॉन्सुल होंगे, राइट। इसका मतलब कि 3 हाईएस्ट ऑथोरिटी, 3 लोग होंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो डिसीजन को बनाएंगे, राइट। और उसने पहला कॉन्सुल जो था अपने आप को घोषित कर दिया, नेपोलियन ने फर्स्ट कॉन्सुल, यानी कि 3 में से फर्स्ट अपने आप को घोषित कर दिया। और आप देख सकते हैं कि इसको भी वो फिनिश कर चुका है, यानी कि उसने अपना नाम वापस ले लिया इस कॉन्सुल से, राइट। और वो 1804 में अपने आप को, राइट, फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। ये था आपका, इसमें जो था आपका द कंसुलेट में, यानी कि जो 2 हाउस है, बाई कैमरल की बात इसमें भी की गई है, बाई कैमरल, राइट। यानी कि बाई कैमरल का मतलब इसमें 2 हाउस आपका होंगे, यानी कि एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, ठीक है, उच्च और निम्न सदन। अब नेपोलियन कोड और सिविल कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। यानी कि नेपोलियन ने अपने आप को यहाँ पे सम्राट घोषित कर दिया 1804 में, राइट। इसने आते ही क्या किया, सामंतवाद को तुरंत खत्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में अच्छा काम किया इसने, नोबिलिटी जो वापस चले गए, राइट। यानी कि आप देख सकते हैं कि नोबिलिटी जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद, है ना, या नेशनल असेंबली बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस, जो टैक्स वगैरह थे उन पे भी लगा दिया गया था, सबको टैक्स देना था। तो उसके बाद से ये वापस चले गए थे दूसरे देशों में, लेकिन वहाँ नेपोलियन के सम्राट बनने के तुरंत बाद ये रिस्टोर्ड करता है, वहाँ से वापस आते हैं, राइट। चर्च को दोबारा से स्थापित कर दिया इसने, एक बहुत अच्छा काम किया कि बाहर से जो इमिग्रेंट्स हुआ करते थे वो भी लोग यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। और मिस्टेक क्या थे आप देख सकते हैं, टैक्स वगैरह बढ़ा देना, सेंसरशिप ला देना, यानी कि नेपोलियन के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है उसको मार देना है ना, एक तानाशाही टाइप का, राइट। और लोगों को फोर्स करना है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, ये भी बातें चली। ये सारे मिस्टेक थे नेपोलियन के, राइट। और आप देखेंगे 1815 में वाटरलू का बैटल हुआ और एक तरफ आपके ये 4 देश थे, रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, राइट। इनका कोलिशन भी हो चुका था, हमने देख ही रखा ना, कुछ देशों का, जैसे कि ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन का कोलिशन भी हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ कोलिशन, राइट। ये फ्रांस के अगेंस्ट ही हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम था, इस सिस्टम से बाकी जो पड़ोसी देश थे वो नाखुश हुआ करते थे,
राइट। तो यहाँ पे नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा, राइट। उसके बाद से क्या होता है कि टीटी और वियना की संधि होती है। ये आपका टाइम है आपका 25 मार्च 1815, राइट। बुर्बा डायनेस्टी को फिर दोबारा से स्थापित कर दिया गया यहाँ पे, राइट। जो चार्ल्स 10 था उसे फ्रांस का राजा बना दिया गया था, राइट। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर ड्यूक मेटरनिच, उसने इसको होस्ट किया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू नलीफाई ऑल द चेंजेस, राइट। यानी कि इसको पूरा खत्म करना, कैंसिल करना था, राइट। जो नेपोलियन वार के दौरान जितनी सारी चीजें कैप्चरिंग में आई थी, राइट, उस सबको खत्म करना। और फ्रांस ने अपनी टेरिटरी जो है वो लॉस्ट कर दिया था, जो नेपोलियन ने कैप्चर किया था, राइट। अब यहाँ पे बायोग्राफी ऑफ नेपोलियन दे रखा है। नेपोलियन का जो जन्म है 15 अगस्त 1769, राइट, कोर्सिका आइलैंड में हुआ था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, राइट। और सैनिक स्कूल से इन्होंने राइट अपना एजुकेशन पूरा किया। और ये एक आर्मी चीफ भी बने थे इनके करेज, बहादुरी और साहस के कारण, राइट। और 1799 में फ्रांस का हीरो बन गया। और उसके बाद से फ्रांस का एक मॉडल आप बोल सकते हैं कि लोगों का मसीहा, लोगों का विश्वास इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा था कि यही फ्रांस के लिए कुछ कर सकता है। और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया है इसने, राइट। और यहाँ पे 1804 में अपने आप को राजा घोषित करना, राइट। और ये 1814 तक ये चला था, क्योंकि आप बैटल ऑफ वाटरलू 15 में हो गया, तो यहाँ पे द एंड हो जाता है नेपोलियन। और फिर इसकी जो डेट है वो 5 में 1821, राइट, यहाँ हो जाती है। एक आइलैंड, एक काफ़ी सुनसान जगह पे इसे छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।